अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मेडिकल सोशियोलॉजी का, या जिसका दूसरा नेम हमारे पास सोशल साइंसेस भी है। उसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 है, एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग। ठीक है, यानी हेल्थ और हीलिंग जो है वो कैसे कैसे विद टाइम बिंग हमारे पास इवॉल्व हुई, उसको सबसे पहले हमने देखना है। अब एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हेल्थ क्या है और हेल्थ। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन हेल्थ की डेफिनेशन आई थिंक सो आप सबने एक एक दफा लास्ट में पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं पे कम्युनिटी में पढ़ी है आप सबने। सबने डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा डेफिनेशन? ओके, मैं खुद ही बता देती हूँ। हमारे पास हेल्थ की डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है डब्ल्यू एच ओ की। ठीक है, डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी डब्ल्यू एच ओ ये कहते हैं कि एक पर्सन की हेल्थ को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो फिजिकली भी हेल्दी हो, वो मेंटली भी हेल्दी हो, वो सोशली भी हेल्दी हो। ना सिर्फ ये कि पर्सन डिजीज फ्री है, बल्कि उसमें मेंटली फिजिकली और सोशली भी उसको हेल्थी होना चाहिए, तब हम एक पर्सन को क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। और डब्ल्यू एच ओ की हेल्थ की डेफिनेशन यही है। ठीक है, अब हेल्थ के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन का हमारे पास होलसम है, जो कि सारी टाइप्स ऑफ हेल्थ को डिफाइन करती है, मेंटल को भी, फिजिकल को भी, इमोशनल को भी, सोशल को, हर तरह की हेल्थ को डिफाइन करती है। अब इन टाइप्स ऑफ हेल्थ को देखना जरूरी है कि फिजिकल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, सोशल हेल्थ क्या होती है, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इन्वायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होती है। फिजिकल नाम से बात है, जो आपकी फिजिक से या आपकी बॉडी फंक्शनिंग से रिलेटेड होगी तो उसको हम फिजिकल हेल्थ कहेंगे। ठीक है, द कंडीशन ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग द एब्सेंस ऑफ इलनेस एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडीली सिस्टम। यानी ऐसा स्टेट जिसमें आपके पास बॉडी यानी आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई भी डिजीज या कोई भी इलनेस ना हो, तब आप फिजिकली हेल्थी होगे। नेक्स्ट आपके पास टाइप है मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि आपका जो माइंड है वो फुली फंक्शन कर रहा है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, वो प्रोडक्टिवली काम कर रहा है और अपनी जो भी रूटीन एक्टिविटी है या लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी वर्क है वो परफॉर्म कर रहा है विद इन हिज हर एबिलिटी, तो उस पर्सन को हम मेंटली हेल्दी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? A state of well-being in which an individual realizes their abilities, can cope with normal stresses, work productively and contribute to their community। ठीक है, एक पर्सन आपके पास कब मेंटली हेल्दी होगा? जब वो अपनी सारी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर सके, नॉर्मल स्ट्रेस से इजीली कोप कर सके, प्रोडक्टिवली काम कर सके और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे, तो ऐसे पर्सन को हम मेंटली हेल्दी कहेंगे। देन सोशल हेल्थ क्या होती है? सोशल, आपके पास सोशल से बात है कि जहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो सोशल हेल्थ का मतलब ये लाडेब के अलावा किसी और स्टूडेंट के को कटती हुई आवाज आ रही है तो काइंडली मुझे बता दें। ओके लाडे बच्चे, आपके माइक का कोई इशू होगा या आपके नेट का कोई इशू होगा। मेरी साइड से नेट के सिग्नल बिल्कुल ठीक है और बाकी सब स्टूडेंट्स को भी सही आवाज आ रही है। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, वो हमने देख लिया। फिजिकल हेल्थ देख लिया, अब हम थे सोशल हेल्थ पे। सोशल या कोई भी सोसाइटी की जब भी हम बात करते हैं तो हम ग्रुप की या इंटरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा लोगों में हो रहा हो। तो सोशल हेल्थ क्या होगी? जब आप इंटरपर्सनल यानी दो से ज्यादा या दो के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जब आप उसको सही तरह से कोप अप कर सको, तो तब आप उसको क्या कहते हो? आप उसको कहते हो सोशल हेल्थ। ठीक है, यानी द एबिलिटी टू फॉर्म सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड अडेप्ट टू सोशल सिचुएशन। ना सिर्फ आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक रखो, बल्कि आप सोशल सिचुएशन को भी अडेप्ट कर सको, सो दैट विल बी सोशल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ क्या है?
अब हमारे कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम उन इमोशंस को पॉजिटिवली यूज कर सकें, ठीक है, और पॉजिटिवली यूज करेंगे तभी हम जो है वो सक्सेस की तरफ जाएंगे। अगर नेगेटिवली उनको यूज करेंगे या वो हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे तो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी। तो यहाँ पे इन्होंने इमोशनल हेल्थ की डेफिनेशन लिखी है, द कैपेसिटी टू मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली एंड कोप विद लाइफ चेंजेस, ठीक है। आप अपने इमोशन मैनेज कर रहे हो और एक्सप्रेस कर रहे हो कंस्ट्रक्टिवली, और जो भी आपके कोई लाइफ चैलेंजेस आ रहे हैं जो कि आपकी फीलिंग्स चेंज कर रहे हैं, आप उनको अच्छे से कोप अप कर रहे हैं। जिस तरह ऊपर मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस को कोप करना था ना, इसी तरह इमोशनल हेल्थ में आपने लाइफ चैलेंजेस को कोप करना है। फिर आपके पास स्पिरिचुअल हेल्थ, जहाँ पे स्पिरिचुअल का वर्ड आता है वहां पे आपके पास आती है रूहानियत, डिवाइन या फेथ वगैरह, ठीक है। यानी आपके जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं या आपके कोई अकाइद होते हैं जिन्हें आप फॉलो करते हो, वो आपके पास स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब ये है कि आपको पता हो कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आप इस जमीन पे क्यों हो, और क्यों आपने क्या काम कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा द सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ which can involve religious beliefs or a personal sense of fulfillment, ठीक है। यानी आपने अपनी जिंदगी जो है वो कैसे गुजारनी है और क्या करना है, इसके बारे में जो सारे बिलीफ हैं वो सारे आपके पास स्पिरिचुअल हेल्थ में आते हैं। अगर आपकी रिलीजियस बिलीफ बिल्कुल ओके हैं, यानी आप उनको अच्छे से समझ रहे हो और आपको उससे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील हो रही है, सेटिस्फेक्शन फील हो रही है, तो आप स्पिरिचुअली हेल्थी हो। देन आपके पास है इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ आपकी सराउंडिंग से रिलेटेड आ जाती है, यानी आप जिस जगह पे रह रहे हो। अब सराउंडिंग आपके पास दो तरह की हो सकती है, ठीक है। एक तो आपके पास माइक्रो आपकी इन्वायरमेंट होगी, एक मैक्रो इन्वायरमेंट होगी। माइक्रो इन्वायरमेंट आपकी डोमेस्टिक इन्वायरमेंट होती है, ठीक है, यानी जहाँ पे सिर्फ आपकी फैमिली है या सिर्फ आपके घर के लोग हैं। और मैक्रो इन्वायरमेंट पूरी सोसाइटी होती है जहाँ पे आप रहते हो, आपकी ओवरऑल सारी सराउंडिंग वो आपकी मैक्रो इन्वायरमेंट में आती है। तो आपकी माइक्रो और मैक्रो दोनों इन्वायरमेंट का सेफ और क्लीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है और आपको वेल बीइंग जो है वो उसको प्रमोट करता है। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, जहाँ पे आपके पास आपकी बोथ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल की इन्वायरमेंट जो है वो सेफ हो। नेक्स्ट बच्चे आपके पास है ओकोपेशनल हेल्थ। ओकुपेशन होता है आपके पास कोई भी ऐसा प्रोफेशन, कोई ऐसी वोकेशनल एक्टिविटी जो कि आप परफॉर्म करते हो टू मीट द नीड्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। यानी आपकी जॉब, तो जॉब सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, स्ट्रेस होगा और आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट होंगे। तो ये सारी टाइप्स ऑफ हेल्थ हैं, इन्हीं को हेल्थ की डायमेंशंस भी कहते हैं, यानी फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। और इन्हीं की बेस पे आपके पास हेल्थ की टाइप्स भी हैं। अब आपके पास हेल्थ की डेफिनेशन तो हमने देख ली, अब हमें पता होना चाहिए कि इलनेस क्या है। जब भी आपके पास हेल्थ से कोई चीज डेविएट होगी तो अल्टीमेटली क्या होगी, इलनेस होगी। जैसे कि अगर हेल्थ है कंप्लीट वेलबींग और एब्सेंस ऑफ इन्फर्मिटी, तो इलनेस होगी द प्रेजेंस ऑफ इन्फर्मिटी, ठीक है। हेल्थ में आपके बॉडीली फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो रहे होंगे और आप स्ट्रेस से कोप अप कर रहे होगे, जबकि इलनेस में आपके बॉडीली फंक्शन एबनॉर्मल या डिसफंक्शन हो जाएंगे और आप जो है वो स्ट्रेस से सही तरह से कोप अप नहीं कर पाओगे और इनएबिलिटी होगी टू हैंडल स्ट्रेस। हेल्थ, जब आप हेल्दी होते हो तो आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हो इन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, जबकि जब आपकी इलनेस होती है, डेफिनेटली जब आप बीमार होते हो आप लोगों में कम इन्वॉल्व होते हो, आप कोई एक्टिविटी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हो, ठीक है। तो हेल्थ क्या है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग और एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, जबकि इलनेस इससे ऑपोजिट है, उसमें इनफर्मिटी है, डिसफंक्शनिंग है और आपके पास स्ट्रेस से आप कोप अप नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि यही आपके पास डायमेंशंस, यही कंपोनेंट्स या यही टाइप्स हैं, ठीक है। जो ऊपर हमने देखी थी वही डायमेंशन है। फिजिकल डायमेंशन में क्या आ जाएगा, आपकी एक्सरसाइज, आपकी स्लीप, न्यूट्रिशन और मेडिकल केयर। मेंटल में क्या आ जाएगा, आपकी कोग्निटिव एबिलिटी। कोग्निटिव एबिलिटी का मतलब है किसी चीज को समझने की सलाहियत, ठीक है।
आपके पास मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे आपके पास मेंटल डायमेंशन या मेंटल कंपोनेंट में आ जाएंगे। सोशल डायमेंशन में क्या आएगा? आपकी सोशल सपोर्ट, आपकी फैमिली सपोर्ट, आपकी कम्युनिटी सपोर्ट। इमोशनल में क्या आ जाएगा कि आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कैसे करते हो, इमोशनल एक्सप्रेशन। अगर आपको कोई स्ट्रेस होता है तो आप उस स्ट्रेस को कोप कैसे करते हो, योर कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। और मेंटल रेजिलियंस का मतलब ये है कि आप कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हो, सो दैट विल बी योर मेंटल रेजिलियंस। उसके बाद है आपके पास स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब है आपके अगेन वही पर्सनल बिलीफ। तो आपकी पर्सनल बिलीफ, आपकी वैल्यूज, आपके पर्पसेस ऑफ लाइफ अगर फुलफिल हो रहे हैं तो ऑल दोस विल बी इंक्लूडेड इन योर स्पिरिचुअल कंपोनेंट। इन्वायरमेंटल में आपकी एयर, वाटर, लाइट, न्यूट्रिशन, आपकी सराउंडिंग, आपको जो वाटर मिल रहा है वो क्लीन मिल रहा है या नहीं, आपकी जो इन्वायरमेंट है वो सैनिटाइज्ड है या नहीं, आपकी जो एयर है वो क्लीन है या नहीं, ये सारी आपकी इन्वायरमेंटल हेल्थ में आता है, ठीक है। अगर आप पुअर और फाउल एयर में रह रहे हो तो अल्टीमेटली आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है, या ऑक्यूपेशनल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ क्या है? कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहां पे आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो जगह सेफ है या नहीं, ठीक है। जैसे कि आपके पास कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि कोल माइंस में काम करते हैं, ठीक है। आपके पास कोयले की कानों में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को अक्सर जो है वो रिस्क होता है कि कान जो है वो गिर जाए, या फिर वहां पे क्योंकि कोयला निकाल रहा है तो उनको अक्सर जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं या केमिकल फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, उनको रिस्क होता है ऑफ केमिकल बर्न, या किसी भी केमिकल के जरिए बॉडीली डैमेज होने का उन्हें खतरा होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ आते हैं। आपकी हेल्थ के लिए ये सारे कंपोनेंट्स का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब फेजेस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज के बारे में हम बेसिकली देखने लगे हैं कि आपकी जब हेल्थ से कोई डेविएशन होती है तो वो कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या होता है? आपको इंजरी होती है या आपकी इलनेस ऑनसेट होता है। आप हेल्थ से डेविएट कर रहे हो, सबसे पहले आपकी कोई इंजरी होगी, या फिर आप नॉर्मल इलनेस से क्या, नॉर्मल हेल्थ से क्या हो रहे होगे? डेविएट हो रहे होगे। जब आप नॉर्मल हेल्थ से डेविएट होगे तो आप अपनी किसी भी डिजीज को क्या कराओगे? किसी फिजिशियन के पास जाओगे, किसी नर्स के पास जाओगे जो कि असेस करेगी आपको, और देन आपकी डिजीज को डायग्नोज करेगी। एज सुन एज योर डिजीज इज डायग्नोज तो आपको एक्यूट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। एक्यूट ट्रीटमेंट मीन इमीडिएट ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या होगी? रिकवरी और रिहेबिलिटेशन होगी। रिकवरी मीन नॉर्मल स्टेट को आप जो है वो वापस जाओगे, और रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि आपका डिजीज बहुत एडवांस स्टेज पे चला गया है, सो नाउ यू नीड टू मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी आप बहुत एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज पे चले गए, और हमारा मेन मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा डिजीज मजीद प्रोग्रेस ना करे और ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ को हम अचीव कर सकें। इसको बेसिकली कहते हैं रिहेबिलिटेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपका मेंटेनेंस एंड प्रिवेंशन, यानी जो आपके पास जिस स्टेट में उसको मेंटेन रख सको और फर्दर इंजरी से प्रिवेंट कर सको। या आपके पास क्या है? फेजेस ऑफ हेल्थ और डिजीज, के बेसिकली आप नॉर्मल हेल्थ से डेविएट कैसे कर रहे हो और डिजीज की तरफ कैसे जा रहे हो, ये उसके फेजेस हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने गौर से सुनना है। ये आपके पास है हेल्थ बिलीफ मॉडल। हमने हेल्थ देख लिया, हमने हेल्थ के कंपोनेंट्स देखे, हमने हेल्थ की डायमेंशन देख ली। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल बच्चों बेसिकली क्या है कि ये हमें रोजन स्टॉक और उसके कोलीग्स ने दिया था, बेसिकली ये बताने के लिए कि हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं वो हेल्थ बिहेवियर को कैसे अडॉप्ट करते हैं, कौन से ऐसे मोटिवेटर है जिसकी वजह से वो हेल्थी बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, और कौन से ऐसे डीमोटिवेटर हैं जिसकी वजह से वो हेल्थी बिहेवियर को अडॉप्ट नहीं कर पाते। इस बेसिक जो सारे सिस्टम ऑफ स्टडी है उसको उसने कहा था हेल्थ बिलीफ मॉडल। रिपीट कर देती हूँ कि इस मॉडल में बेसिकली ये बताया गया था कि कैसे एक पर्सन के बिहेवियर डिटरमिन होते हैं रिगार्डिंग हेल्थ स्टेट, ठीक है। कैसे जो है वो पर्सन अपनी जो है वो कैसे उसकी सोसाइटी, कैसे उसकी जो है वो परसीव्ड बैरियर्स, कैसे उसकी जो है परसीव्ड रिस्क उसके हेल्थ बिलीफ पे अफेक्ट करते हैं, ये सारा हमने हेल्थ बिलीफ मॉडल में देखना है, ठीक है। पहले इसकी साइड से एक पिक्चर देख लो ताकि जब मैं आगे आप लोगों को बताऊं तो आपको डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। आपके पास तीन मेजर पार्ट्स हैं आपके हेल्थ बिलीफ मॉडल के। एक इंडिविजुअल परसेप्शन का पोर्शन है, एक मॉडिफाइंग फैक्टर्स का पोर्शन है, और एक लाइक्लीहुड ऑफ एक्शन का
पोर्शन है, ठीक है। इंडिविजुअल परसेप्शन का ये मतलब है कि एक पर्सन अपने डिजीज के बारे में क्या समझता है, ठीक है, यानी उसकी अपनी डिजीज के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। मॉडिफाइंग फैक्टर्स का मतलब है ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से आपका जो लाइक्लीहुड ऑफ एक्शन है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। यानी ये कि आप कौन सी एज से बिलोंग कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें डिटरमिन करते हैं कि आप किसी हेल्थी बिहेवियर को अडॉप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं। आपके पास प्रिसीव थ्रेट भी इसी में इंक्लूड है और क्यूज टू एक्शन भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। प्रिसीव थ्रेट का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक पर्सन को कितना जो है वो डर है कि उसको पार्टिकुलर डिजीज होने का रिस्क है, ठीक है। आपको थ्रेट होगा, आपको डर होगा, तभी आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करोगे ना, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पोर्शन आपके पास इस मॉडल का है लाइक्लीहुड ऑफ एक्शन। लाइक्लीहुड ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि आप के कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप कोई हेल्दी बिहेवियर परफॉर्म करोगे। ये डिपेंड करता है आपके पास बेनिफिट्स और बैरियर्स पे। बेनिफिट्स का मतलब है कि अगर आपको पता है ये काम करोगे मुझे ये फायदा होगा तो आप वो काम करोगे। और बैरियर्स वो चीजें हैं जो कि रुकावट पैदा करती हैं, ठीक है। आपको पता है इस चीज का ये फायदा है बट आप वो काम करने जाते हो, नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास इनफ फाइनेंसिस नहीं है। तो ये सारे क्या परसीव बैरियर्स हैं। ये मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया था, आगे इन सबकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। पहला कंपोनेंट है perceived susceptibility. Perceived susceptibility is the belief about the likelihood of getting a disease or condition. Susceptible होने का मतलब ये होता है कि आप किसी डिजीज को बहुत प्रोन हो, यानी आप किसी भी डिजीज को बहुत इजीली कैच कर सकते हो, सो दैट विल बी susceptibility. इसी तरह perceived susceptibility का मतलब ये है कि आपका अपना बिलीफ क्या है कि आपको कोई भी पार्टिकुलर डिजीज हो सकता है, लाइक्लीहुड ऑफ डिजीज, ठीक है। लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग डिजीज का मतलब है perceived susceptibility, यानी आपको कितनी जो है वो अंदाजा है कि आप किसी पार्टिकुलर डिजीज को प्रोन हो या एट रिस्क हो। उसके बाद परसीव्ड सेवेरिटी। परसीव्ड सेवेरिटी का मतलब है कि सीरियसनेस क्या है डिजीज की। जैसे अगर मैं डरा दूं ना लोगों को कि ये जानलेवा बीमारी है तो लोग उससे ज्यादा डरेंगे, ठीक है। तो परसीव्ड सेवेरिटी यानी आपको क्या पता है कि आपका डिसऑर्डर कितना स्वेयर है, उससे जान बचेगी या नहीं बचेगी, आया कि वो आम सा बुखार है या वो बहुत स्वेयर डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये क्या है, परसीव्ड सेवेरिटी। देन है परसीव्ड बेनिफिट। परसीव्ड बेनिफिट का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि आप अगर ये हेल्थी बिहेवियर अडॉप्ट करोगे तो आपको इससे क्या फायदे होंगे, ठीक है। या तो वो आपके डिजीज के रिस्क को कम कर देगा या वो डिजीज की सिवियरिटी को कम कर देगा, ठीक है। तो बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ एडवाइज्ड एक्शन टू रिड्यूस रिस्क और सिवियरिटी, ठीक है। परसीव बेनिफिट का मतलब है जो आपको एडवाइस की गई है उस पर अमल करने से आपको फायदा क्या होगा, सो दैट विल बी योर परसीव्ड बेनिफिट। फिर है perceived बैरियर। perceived बैरियर का मतलब है ऐसी रुकावटें, द बिलीफ अबाउट टेंजिबल और साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ एडवाइज्ड एक्शन, ठीक है। यानी ये कि अगर आपको कोई कह रहा है कि ये पार्टिकुलर काम करो तो आप दिमाग में सोचते हो मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस काम को करने का कोई फायदा है या नहीं है, सो दैट विल बी योर perceived बैरियर्स। जो आप दिमाग में सोच रहे हो वो फिजिकली भी कोई बैरियर्स हो सकते हैं या आपके साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो आपको ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि आपको ये पार्टिकुलर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दैट विल बी योर परसीव्ड बैरियर्स। उसके बाद क्यूज ऑफ एक्शन का मतलब ये स्ट्रेटेजीज टू एक्टिवेट रेडीनेस एंड प्रमोट एंगेजमेंट इन सेल्फ प्रोमोटिंग। क्यूज टू एक्शन का मतलब है वो सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज या वो छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज या टेक्निक्स जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे किसी भी पार्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने में, सो दैट विल बी योर क्यूज टू एक्शन। एंड लास्ट में आपकी सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी आपका अपना कॉन्फिडेंस है, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपकी क्या एबिलिटी है किसी पार्टिकुलर एक्शन को लेने की, ठीक है। ये सारे आपका कंपोनेंट्स हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल के। हेल्थ बिलीफ मॉडल बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई पर्सन कोई पार्टिकुलर हेल्थ बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा। वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि उसको कितना डर है, उसको क्या लगता है कि उसकी डिजीज की सिवियरिटी क्या है, उसको क्या लगता है कि ये काम करने से कोई बेनिफिट है या नहीं है, अगर वो काम करना चाहता है तो उसके रास्ते में रुकावटें क्या है। ये सारी चीजें डिटरमिन करते हैं कि पर्सन कोई हेल्थी बिहेवियर अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा। स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं आपको हेल्थ बिलीफ मॉडल क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, मुझे चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दें।
ओके बच्चे, वेरी वेल। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मैं कहूँ मेन क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर यही है, हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो आप लोग, अगर आपको हेल्थ बिलीफ मॉडल आएगा, आपने सबसे पहले इंट्रो लिखना है, फिर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, और फिर आपने इन सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब पर्पजेज ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है, जो मैं आप लोगों को वर्बली बार बार बता रही थी कि क्यों हेल्थ बिलीफ मॉडल को पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट इंडिविजुअल चेंजेस इन हेल्थ बिहेवियर, ठीक है। पहले तो हम समझना चाहते हैं कि लोगों के हेल्थ बिहेवियर क्या है, और हम प्रिडिक्ट भी करना चाहते हैं कि पार्टिकुलर सिचुएशन में कोई पार्टिकुलर पर्सन ये हेल्थ बिहेवियर अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा। प्रिडिक्ट का मतलब होता है फोरसी करना, या आप फ्यूचर टेलिंग करना, या अंदाजा लगाना कि कोई पर्सन कोई पार्टिकुलर काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद गाइड द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन। अगर हमें पता है कि कोई पर्सन को कोई पार्टिकुलर काम करने में क्या रुकावटें आ रही हैं, तो डेफिनेटली हम कोई ऐसी हेल्थ इंटरवेंशन करेंगे ना कि उस पर्सन को हेल्प आउट कर सके। मुझे पता चल गया इस पर्सन के ये परसीव्ड बैरियर है, तो मैं ऐसी इंटरवेंशन डिसाइड करूंगी कि वो पार्टिकुलर पर्सन उस हेल्थ बिहेवियर को अडॉप्ट कर सके। उसके बाद इंक्रीज द एडहेरेंस टू हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर। एडहेरेंस का मतलब, एडहेरेंस इंग्लिश का वर्ड है, इसका जर्नल मतलब ये है चिपक, ठीक है, या किसी चीज के साथ कितनी अटैचमेंट है। तो एडहेरेंस टू हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर का मतलब है कि आप हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर के साथ कितने अटैच्ड हो, कितने ज्यादा उनको फॉलो कर रहे हो, सो दैट विल बी योर एडहेरेंस, योर फॉलोइंग शिप ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग, ठीक है। कि आप हम ये चाहते हैं कि पर्सन हेल्थ बिहेवियर फ्यूचर फॉर लॉन्ग टाइम जो है वो अडॉप्ट करता रहे। तो उसके अडेरेंस को या उस फॉलोअरशिप को बढ़ाने के लिए हम हेल्थ बिलीफ मॉडल को पढ़ते हैं। हमें पता चले ये पर्सन को ससेप्टेबिलिटी है, ये थ्रेट है, और ये बैरियर्स हैं, तो पार्टिकुलर इंटरवेंशन करें ताकि पर्सन हमारे हेल्थ बिहेवियर को अडॉप्ट कर सके। यहाँ तक हमारे पास हेल्थ का सारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है हीलिंग। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? एवोल्यूशन ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग। हेल्थ हमने सारा देख लिया, अब हम आ गए हीलिंग पे, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले हीलिंग की डेफिनेशन है, ठीक है। हीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग हेल्थ, वेलबींग और होलनेस, ठीक है। ऑफन इन्वॉल्व रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, और इमोशनल साइकोलॉजिकल रिकवरी। हीलिंग का मतलब है वापस किसी पुरानी स्टेट पे जाना, ठीक है। आप अगर हेल्दी थे, आपकी हेल्थ लॉस हो गई, तो दोबारा उस हेल्दी स्टेट पे जाना, रिस्टोर करना उस हेल्दी स्टेट को, सो दैट विल बी नोन एज हीलिंग, ठीक है। हीलिंग जितना हेल्थ में था ना कि फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली भी, सोशली भी, इसी तरह हीलिंग भी किसी भी तरह की हो सकती है। बाकी इमोशनल हीलिंग भी हो सकती है, वो आपकी साइकोलॉजिकल हीलिंग भी हो सकती है, यानी इमोशनल रिकवरी या साइकोलॉजिकल रिकवरी या फिर फिजिकल रिकवरी, किसी भी तरह की रिकवरी हो सकती है, सो दैट विल बी नोन एज हीलिंग। डब्ल्यूएचओ की ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो कैसे डिफाइन करता है हीलिंग को। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, healing encompasses the process of restoring physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity, ठीक है। जितना हेल्थ की थी उसी तरह आपके पास हीलिंग की भी है। हेल्थ में था द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल-बीइंग, नॉट merely the absence of disease or infirmity। और हीलिंग का मतलब यह है कि वही हेल्थ की स्टेट को आपने क्या करना है, रिस्टोर कराना है। अब अगेन इसके कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे, वही सारे कंपोनेंट आएंगे। आई थिंक सो हमें रिपीट नहीं करना चाहिए इसको, जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। फिजिकल हेल्थ में फिजिकल कंपोनेंट था, इसी तरह फिजिकल हीलिंग में हम बॉडीली इंजरी को रिपेयर करेंगे। इमोशनल हीलिंग में हम कोई भी आपका इमोशनल ट्रॉमा है, कोई भी आपका आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो उन नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग्स में चेंज करेंगे, सो दैट विल बी इमोशनल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग में हम आपका कनेक्शन क्रिएट करेंगे विद गॉड। जो भी पार्टिकुलर रिलीजन से, किसी भी पार्टिकुलर बिलीफ से पर्सन बिलोंग करता है, हम उसी डिवाइन फेथ के अकॉर्डिंग उसके बिलीफ को रिस्टोर करेंगे। मेंटल हेल्थ या मेंटल हीलिंग क्या होगी कि कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी ऐसा मेंटल इशू है, तो उसको हमने रिस्टोर कराना है, उसको नॉर्मल मेंटल स्टेट पे लेके जाना है। एंड सोशल हीलिंग विल बी द रिस्टोरेशन ऑफ योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके साथ हो सकते हैं? फैमिलीज के साथ हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, योर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो किसी भी आपके सोशल रिलेशनशिप को वापस नॉर्मल स्टेट पे लेके आना विल बी योर सोशल हीलिंग।
ओके नाउ स्टूडेंट, स्टेप्स ऑफ हीलिंग। ठीक है, आपके पास एक पर्सन जो है वो अनहेल्दी था, उसको कोई भी इश्यू था, वो आपके पास आ गया है। आपने क्या करना है, उसकी हीलिंग में हेल्प आउट करनी है। तो हीलिंग करने में क्या आपके पास स्टेप्स होंगे, कैसे हम उस पर्सन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला फेज होता है एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, यानी हमने पहले एक्नॉलेज करना है, रिकॉग्नाइज करना है और एक्सेप्ट करना है कि हमें हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, हमें जरूरत है नॉर्मल स्टेट पे जाने की, सो दैट विल बी एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब अक्सर आपने बुक के स्टार्ट में लिखा हुआ एक्नॉलेजमेंट होती है। ठीक है, उसमें हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उन सब लोगों का नाम लिखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि इन सब लोगों ने हमारी हेल्पिंग की, उन सब लोगों ने हमें हेल्प आउट किया ड्यूरिंग राइटिंग दिस बुक। इसी तरह एक्नॉलेजमेंट इन हीलिंग क्या होगी, कि हम एक्सेप्ट करेंगे कि एक्चुअल में हमें हेल्थ इश्यू। जब तक आप अपने इश्यू या अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं ना करते, तब तक आप जो है वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ हीलिंग में पहला स्टेप है एक्नॉलेजमेंट, यानी अपनी जो भी इश्यू है उसको एक्सेप्ट करना। उसके बाद सीकिंग हेल्प। जब आपने इश्यू को एक्सेप्ट कर लिया तो आप फिर हेल्प लेते हो, अपनी रिसोर्सेज तलाश करते हो कि कहाँ से या कौन से सपोर्ट सिस्टम से हेल्प लेने की जरूरत है। डेफिनेटली बच्चे को कोई इश्यू होता है, वो अपनी मदर को कॉल करता है। तो इसी तरह अगर किसी पर्सन को या किसी पेशेंट को कोई मसला होगा तो वो आपको कॉल करेगा, एक डॉक्टर को, फिजिशियन को या एक नर्स को। तो जो प्रोसेस ऑफ सीकिंग हेल्प है, दैट मीन फाइंडिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। ठीक है, कौन से जरिए जिससे हम हील हो सकते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर इशू। पर्सन ने एक्नॉलेज किया उसको इशू है, वो आपके पास आया। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्चुअल कॉज क्या है, किस चीज को ट्रीट करने की जरूरत है। देन ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वो ट्रीटमेंट मेडिकल, थेराप्यूटिक और होलिस्टिक इंटरवेंशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, मेडिकली जो इश्यूज को ट्रीट किया जाए, जो कम्युनिकेशन में या कोई अदर इश्यूज को ट्रीट किया जाए, होलिस्टिक इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाए। होलिस्टिक मीन ओवरऑल, कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कोई भी कंपोनेंट आपका मिस ना हो। ठीक है, उसके बाद है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब है वो एक्टिविटीज जो कि यूज होंगी इन योर रिकवरी। ठीक है, उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है हीलिंग जर्नी को, आपकी हीलिंग हो गई। ठीक है, अब हीलिंग जर्नी को अंडरस्टैंड करना, वापस उन सारी बातों को जहन में दोहराना और ये अंडरस्टैंड करना कि आपने इस इशू से क्या सीखा है, सो दैट विल बी रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपके पास एक थिंग होती है, आप लोग थोड़ा आगे जाओगे तो आपको एक न्यू कंसेप्ट है, आप लोगों को पता चलेगा, दैट इज रिफ्लेक्टिव लॉग। रिफ्लेक्टिव लॉग में आप क्या लिखते हो कि आपका कोई पार्टिकुलर इशू हुआ या कोई पार्टिकुलर चीज से आपने कोप अप किया, तो आप उसका पूरा रिफ्लेक्शन लिखते हो कि जब मैं उस इशू में था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने इस इशू से क्या क्या सीखा। उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लॉग। इसी तरह जब आप हीलिंग के प्रोसेस में हो, आपकी हीलिंग हो गई, तो आप एक रिफ्लेक्शन लिखते हो कि कैसे मैंने इस अपने हेल्थ इशू से कोप अप किया, दैट विल बी रिफ्लेक्शन। और देन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है कि हम फ्यूचर में इस डिजीज की रीअकरेंस को बचाने के लिए या अपनी इसी नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम दोबारा बीमार हो या दोबारा हम अनहेल्दी स्टेट पे जाएं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम प्रिवेंशन करेंगे फॉर फ्यूचर, ताकि दोबारा ये इशू आपको ना हो। स्टूडेंट, स्टेप ऑफ हीलिंग क्लियर है? काइंडली मुझे ना चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करके बता दिया करें कि कोई इश्यू तो नहीं है। ओके शहर बच्चे, गुड, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ हीलिंग पे अब आ जाए। टेक्निक्स ऑफ हीलिंग का मतलब ये है कि एक्चुअल में वो कौन से तरीके, वो कौन सी स्किल्स हैं जिसके जरिए आप जो है वो हीलिंग में हेल्प आउट कर सकते हो। सो फर्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई भी इशू है उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, कोई सर्जरी होती है, कोई मेडिकेशन हम देते हैं, कोई फिजिकल थेरेपी यूज करते हैं। साइकोथेरेपी, कोई भी किसी भी डिजीज से पर्सन कॉप अप कर रहा है, हम उसको साइकोथेरेपी और काउंसलिंग भी देते हैं। हम उसे बताते हैं उसका डिसऑर्डर क्या है, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये हम सारा कुछ उस पर्सन को बताते हैं। दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर साइकोथेरेपी। उसके बाद होती है कुछ आपके पास अल्टरनेटिव थेरेपीज। अल्टरनेटिव थेरेपीज का मतलब ये होता है कि जो कि आपके पास ऑल दो जो है वो साइंटिफिकली या लॉजिकली समहाउ रिकॉग्नाइज नहीं है, बट वो यूज की जाती हैं। तो ऑल दोज आर नाउन एज ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। उसमें एक है आपका एक्वापंक्चर। एक्वापंक्चर में आप निडल्स को यूज करते हो और पर्सन के डिफरेंट बॉडी पॉइंट्स पे जो है उनको इंसर्ट करते हो, ताकि आपकी जो भी है हीलिंग वो प्रोग्रेस हो सके। ये वाली टेक्निक मोस्टली पेन रिलीफ में यूज की जाती है।
उसके बाद है कायरोप्रैक्टिक केयर। कायरोप्रैक्टिक केयर में ना पर्सन के जो जॉइंट्स हैं उन पर प्रेशर डाला जाता है, ताकि पर्सन जो है उसके जॉइंट नॉर्मल स्टेट पे रिकवर हो सके। उसके बाद होती है हर्बल मेडिसिन। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा हकीमी दवाएं। ठीक है, हकीमी जो दवाएं होती हैं वो हर्बल मेडिसिन में आती हैं। उसके बाद आती है माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस। माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस में क्या होता है, पर्सन योगा करता है, अपने आप को रिलैक्स करता है, मेडिटेट करता है, अकेले खामोश सराउंडिंग में जाता है, बैठता है और गौर फिक्र करता है। दैट इज नॉन एज मेडिटेशन। योगा में डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स और जो है वो एक्टिविटीज यूज की जाती है। और माइंडफुलनेस में क्या होता है कि पर्सन अपने माइंड को और अपनी मेंटल कंडीशन को खुद माइंड में कॉप अप करता है। वो सोचता है मैं किस कंडीशन में हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और अपने आप को कैसे इस कंडीशन से निकाल सकता हूँ। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कोई भी डिसऑर्डर हो, उसमें हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स हम देते हैं कुछ ऐसी डाइट में जिनमें हमारे पास मैल न्यूट्रिशन हो। उसके बाद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है आपकी नॉर्मल और रेगुलर स्टेट ऑफ हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हमें पता है हमारी कोई भी बीमारी हो हम उसमें दुआ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है वो दम वगैरह कराते हैं, कुछ लोग जो है वो कुरान पाक वगैरह पढ़ते और पढ़वाते हैं ताकि उनकी जो हेल्थ है वो रिकवर हो सके। हम दुआएं मांगते हैं। सो दैट इज ऑल इन्वॉल्व इन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आप कौन से स्पिरिचुअल तरीके अपनाते हो कि आप जो है वो नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ पे जा सको। तो ये सारी आ जाती है आपके पास टेक्निक्स ऑफ हीलिंग। कुछ मेडिकल होती हैं, कुछ साइकोथेरेप्यूटिक होती हैं, कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं, कुछ माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस होती हैं। हम न्यूट्रिशन मेंटेन रखते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए हीलिंग की तरफ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास 4 आर्ट्स ऑफ हीलिंग। पहला आ रहा है रिकॉग्निशन, दूसरा है रिस्पॉन्स, तीसरा है रिकवरी और चौथा है रिजीलियंस। रिकॉग्निशन में आइडेंटिफाई करना था, रिस्पॉन्स में अप्रोप्रिएट एक्शन लेने थे, रिकवरी में हमने अपनी हेल्थ को रिस्टोर करना था और रिजीलियंस में हमने क्या करनी थी, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करके रखनी थी कि दोबारा हम डिसऑर्डर की तरफ ना जाएं। ये जो आपने स्टेप्स देखे थे ना, इन्हीं को आपने 4 आर में कन्वर्ट कर लिया कि पहले रिकॉग्नाइज किया, फिर आपने रिस्पॉन्स दिया, देन आपने रिकवरी की और लास्ट में रिजीलियंस के उसी स्टेट को प्रिवेंट रखा या मेंटेन रखा। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और मुझे ये बता दें कि आप लोग यहीं तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं या हम आगे करें? बच्चे फर्स्ट टू समझा दें। ये मैसेज किया हुआ है सदफ ने, काइंडली मेंशन कर दो कि कौन सा। ओके, पढ़ा दें, ठीक है। हमारे पास 5 मिनट है, हम ये पढ़ लेते हैं। ओके, हमारे पास अब उन्होंने हमने हेल्थ भी देख लिया, हमने हीलिंग भी देख लिया। अब एवोल्यूट कैसे हुई ये हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे पास जो करंट स्टेट है वहां पे कैसे पहुंचा। तो इस करंट स्टेट डेफिनेटली शुरू से तो ऐसे डेवलप सारा सिस्टम नहीं था ना। तो ये सारी डेवलपमेंट हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हुई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलपमेंट हुई है उसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया। पहला है क्लासिकल इरा, दूसरा मिडल एजेस, फिर रोमन इरा और फिर रीनाइंसेंस इरा, ठीक है। सबसे पहले क्लासिकल इरा क्या है? क्लासिकल इरा इरा आपके पास आ जाता है हिपोक्रेट्स का, प्लेटो, अरिस्टोटल वाला इरा, यानी अरस्तु और अ, सुकरात वाला जो सारा इरा है ना, वो आपके पास क्लासिकल इरा में आ जाता है, ठीक है। क्लासिकल इरा में आपके पास इस इरा में पहले तो ये कंसिडर किया जाता था ना कि आपके पास जो सारे डिजीजेस हैं वो किसी इससे पहले, यानी सबसे पहले ये बिलीव किया जाता था कि आपके पास जो सारी बीमारियां वो बदरूहों की वजह से होती हैं, ठीक है, या आपको कोई भी अल्लाह ताला की तरफ से या खुदा की तरफ से कोई सजा है। क्लासिकल इरा में आपके पास हिपोक्रेट्स वगैरह आए, अरस्तु, प्लेटो, ये सारे लोग आपके पास आए और उन्होंने डिफाइन किया कि आपकी जो डिजीजेज है वो एक्चुअल में किसी नेचुरल फैक्टर की वजह से होते हैं rather than सुपर नेचुरल। यानी उन्होंने कहा कुछ सुपरस्टिशियस और किसी बैरूनी ताकत की वजह से नहीं होते, कोई नेचुरल फैक्टर, कोई इंटरनल फोर्सेस ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इरा ऑफ मिडल एजेस। मिडल एजेस का जो इरा है उसमें आपका मेडिकल नॉलेज जो है वो इनिशिएट हुई।
यानी अब हमने लॉजिक और साइंस को यूज करते हुए हमने यूज किया, साइंस और लॉजिक को यूज करते हुए हमने डिजीजेस को ट्रीट करना शुरू किया। मेडिकल एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजीज आई आपके पास, अल राजी और बुअली सीना वगैरह जिन्होंने सर्जरी के औजार वगैरह इन्वेंट किए, यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिन्होंने बिल्ड किए। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अब्दुल कासिम जहरावी उस जिसके जो है वो बिल्ड किए हुए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कितने ही साल जो है वो यूरोप में यूज होते रहे। ठीक है, तो ये सारा क्या था, ये जो इरा था ये था मिडल एजेस। उसके बाद आया था आपके पास रोमन इरा। ठीक है, रोमन इरा में आपके पास जो रोमन लोग थे उन्होंने काफी प्रोग्रेस की, मेडिकल सिस्टम बिल्ड किया, उन्होंने हॉस्पिटल्स बिल्ड किए, उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया, साइंटिफिक इंक्वायरीज हुई, माइनर किस्म की रिसर्च स्टार्ट हुई, आपके पास स्कॉलर्स जो है वो बने। ठीक है, आपके पास मेडिकल टेक्स्ट और मेडिकल बुक्स जो है वो बननी शुरू हुई। सो दैट ऑल इज इंक्लूडेड इन योर रोमन इरा। उसके बाद आता है इरा ऑफ रीनाइसेंस। ठीक है, इरा ऑफ रीनाइसेंस में बेसिकली क्या हुई, आपकी जो हिस्ट्री थी उसमें बहुत से चैलेंजेस आए। ठीक है, आपके पास जो है वो काफी आपके पास सर्जरी स्टार्ट हुई तो सर्जरीज में बहुत से एरर भी आए। ठीक है, आपके पास मॉडर्न सर्जरीज की डेवलपमेंट हुई, आपके पास जो प्रीवियस लॉजिक थे वो ड्रास्टिकली चेंज हुए इनटू न्यू लॉजिक। ठीक है, डिजीज प्रिवेंशन और कंट्रोल पे अब ज्यादा जो है वो फोकस होना चाहिए। पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ बीमारी को ट्रीट करना, पहले हमारे पास सारा फोकस था क्योर पे। रीनाइसेंस की era में हमारे पास फोकस आ गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पे। ठीक है, उसके बाद आ गई आपके पास 19th एंड 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में आपके पास लुइस पास्चर था जिसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, हाँ जिसने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की और हाइजीन वगैरह के बारे में हमें बताया। हमारे पास एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्ड हुई, यानी पहले तो ऐसे ही ऑपरेशन कर दिया जाता था ना विदाउट एनी एनेस्थीसिया। इस स्टेज में हमारे पास एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई। फिर 20th सेंचुरी में आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वगैरह आए जिन्होंने बैक्टीरियल इन्फेक्शन की थ्योरीज को एक्सप्लेन किया। आपका इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन जो है वो डेवलप हुआ। फिर उसके बाद 21st सेंचुरी जो हमारे पास अभी है जिसमें बहुत एडवांस स्टेजेस आ गए, आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई, आपके पास प्रिवेंशन, वेलनेस और मल्टीपल प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब हम बहुत एडवांस लेवल पे स्टडी करें, हम अब जीन थेरेपीज कर रहे हैं, सर्जरीज के बजाय हम जीन थेरेपीज पे चले गए हैं। ठीक है, अब हमने बहुत ज्यादा एडवांस कर लिया, हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन करते हैं जिसमें आपको माइनर 2-3 कट के साथ आप मेजर से मेजर ऑपरेशन कर सकते हो। सो दैट ऑल इंक्लूडिंग योर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी।